हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी आप जानना चाहते हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, इसके अलावा एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप करेंगे इस एग्ज़ाम में तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। सो लाइक CSIR नेट ये भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है अगर आप PhD करने जाते हैं तो इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज में थ्रू DBT JRF प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक फेलोशिप अवार्ड होती है। 2 कैटेगरी में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 के बारे में बात करते हैं एंड देन कैटेगरी 2। एक थोड़ा अच्छा खासा चेंज देखने के लिए मिल रहा है हमें 2021 के सिनेरियो से इस सिनेरियो में। तो कैटेगरी 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं इस एग्जामिनेशन में तो उससे क्या होगा कि अक्रॉस इंडिया अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में PhD करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 2 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आप किसी भी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली मैंशनड है यहाँ पर DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप अपॉइंट हो सकते हैं विद फेलोशिप। सो विद फेलोशिप वाली जो टर्म है वो पहले कभी नहीं लिखी गई है। ठीक है, वहाँ हमेशा ये होता है कि इससे कुछ मैंडेटरी नहीं हो जाता कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट देन यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आप एलिजिबल हो जाते हैं अपॉइंट होने के लिए विद फेलोशिप, जो कि किसके बराबर होगी, नेट गेट क्वालिफिकेशन के बराबर एज पर DST गाइडलाइंस, या फिर टू एनरोल इन एनी PhD प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सिलेक्शन थ्रू इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन की गारंटी यहाँ पर आपको कोई नहीं दे रहा है, बट देन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कैटेगरी 2 में आपका सिलेक्शन होना ये एंटाइटल नहीं करता कि आपको फेलोशिप मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये आपको मिलनी ही चाहिए कहीं पे भी आप जाते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर लाइन। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और एंटाइटलमेंट किसी भी चीज़ का नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिल सकती है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फेलोशिप अवार्ड। तो अवार्ड ऑफ DBT JRF कैटेगरी 1 फेलोशिप, इसमें आपको मिलता है बेसिकली फेलोशिप जब आप PhD प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, तब आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ PhD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया विद इन 2 ईयर्स। मतलब अगर आपने आज क्वालिफाई कर लिया है तो अगले 2 साल आज की ही डेट तक आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, और कब से माना जाएगा ये, जिस दिन आपको इशू किया गया है आपका फेलोशिप अवार्ड लेटर, उस डेट से हम मानते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं टू अवेल फेलोशिप ग्रांट अंडर DBT JRF प्रोग्राम। एमोल्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें आपका रिसर्च फेलोशिप होती है, कॉन्टिजेंसी होती है और हाउस रेंट अलाउंस होता है इफ़ एप्लीकेबल। रजिस्ट्रेशन फॉर PhD मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात लिखी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर PhD इज़ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है एंटर करना PhD में। एंड देन रीजनल सेंटर फॉर RCB एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ नो रोल। तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि इसमें अप्लाई कीजिए इस इंस्टीट्यूट में या फिर यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्राम में आपको एप्लीकेशन या एंट्री मिल सकती है। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आपको खुद से वो काम अपने लिए करना होगा। ठीक है, अवार्ड लेटर शेल नॉट बी इशूड टू कैंडिडेट्स फाउंड इन एलिजिबल और हु सबमिट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इफ़ इन केस आप एलिजिबल नहीं हैं या फिर आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर दिए हैं तो आपका अवार्ड जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ओके, नाउ आप इसके थ्रू जो भी अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर PhD कर सकते हैं और आपको फेलोशिप मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर्स किया है दैट इज़ BE BTech MBBS और मास्टर्स किया है इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज, जैसे कि बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज। तो इसमें अगर आपने ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं अप्लाई।
ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, अगर आपका एडमिशन हुआ है एमएससी में या एमटेक में या एमवीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जो कि डीबीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम के अंडर आते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब इस लाइन को लेके आप बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं रहा किसी चीज़ से, वो आपको ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि सिर्फ ये ही एलिजिबल हैं, यहाँ पे लिखा है कि वो बच्चे जिनका एडमिशन इनमें से किसी प्रोग्राम में हुआ है, दे आर एलिजिबल, बस उनको स्पेशली बताया गया है, ठीक है। सेकेंड बात ये लिखी गई है कि कैंडिडेट्स जो अभी अपने फाइनल सेमेस्टर में अपीयर होने वाले हैं, जिनका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बचा है अभी, ठीक है, या फिर जो रिज़ल्ट अवेटिंग कैटेगरी में है फाइनल सेमेस्टर के, वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। दैट मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका मास्टर्स का एग्ज़ाम हो गया हो, आपका रिज़ल्ट मिल गया हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हो। आप पहले एलिजिबल वाले उसमें भी एलिजिबल आप हो जाते हो, ठीक है। मार्क्स की बात करते हैं तो 60% मार्क्स है फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी और 55% मार्क्स है फॉर SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 28 साल तक की एज लिमिट तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल EWS कैटेगरी। मान लीजिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक अगर आप 28 साल के हैं, मतलब अप टू 28 ईयर्स, 28 साल आपका होके कंप्लीट होके आप 29 में नहीं लगे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो 28 ईयर्स जब तक आपकी एज है, आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। ऑल्सो ये 28 ईयर्स का मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप 28 साल कंप्लीट करके 29 में नहीं लग जाए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स, 33 ईयर्स फॉर SC ST डिफरेंटली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट्स एंड अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। तो इतना एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 28 ईयर्स ऑफ एज आपके कंप्लीट नहीं हुआ हो उस डेट के पहले, ठीक। नेशनैलिटी, बोनाफाइडी सिटीज़न या रेजिडेंट होना चाहिए आप इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब कि आपको लिखा गया है कि या तो आपने अपीयर किया है या अपीयर करने वाले हैं इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री इज़ एलिजिबल, ठीक है, अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। आपको एक अंडरटेकिंग या अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। CBT मोड मतलब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम DBT के बारे में बात करें या BET के बारे में, तो 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन A जिसमें कि जनरल साइंस आती है, मैथमेटिक्स आता है, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। ये सेक्शन कंपलसरी होता है, मतलब यहाँ आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और 50 की 50 आपको करने होते हैं। एज इन 50 में से जितने आपसे बन पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 50 है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड भी 50 है। मार्क्स कितना है, एक सवाल का 3 नंबर है, दैट इज़ 50 क्वेश्चंस का 150 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सेक्शन B में बात करते हैं जिसका सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन B में अगर हम देखेंगे तो 150 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, और ये यहाँ पर काफ़ी सारी चॉइसेस है क्योंकि 150 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगेन 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, दैट इज़ 150 मार्क्स फॉर द सेक्शन B। तो इन टोटल अगर हम बात करेंगे तो 300 मार्क्स का ये पेपर आपका हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलती है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस वाला पार्ट। आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले पार्ट A है, ठीक है। पार्ट A में एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी है। इसका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। एप्टीट्यूड में सब बता दिया है क्या क्या चीज़ें आएंगी, और जनरल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जनरल बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे एक एक करके सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज़ द फर्स्ट यूनिट, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स थर्ड, सेलुलर प्रोसेसेस फोर्थ, फिफ्थ इज recombinant DNA technology, sixth is genetics, phylogeny and evolution, seventh is genomics and proteomics, eighth is IPR, biosafety and bioethics, ninth is okay then there is part B। तो ये सारी जो मैंने अभी तक चीज़ें बोली हैं आपको, ये 8 यूनिट्स, ये बेसिकली सेक्शन A का पार्ट है। सेक्शन A जिसमें कि 50 सवाल होंगे, वहाँ पे क्वांट के क्वेश्चंस भी होंगे और वहाँ पे आपके जनरल बायोटेक के भी क्वेश्चंस होंगे।
अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जहाँ पे आपको 150 में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज जिसकी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, अब इसमें काफ़ी कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन मेनी अदर्स। इसको आप डिटेल में देख सकते हो, उसको डाउनलोड करके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। अगर हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है, कंपलसरी है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो हो जाते हैं 150 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो है -1, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 का यहाँ पर आपको नुकसान, या 1 नंबर का नुकसान आपको यहाँ पर होता है। सिमिलरली सेक्शन बी में 150 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मतलब 150, और नेगेटिव मार्किंग इज़ 1, -1 बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ना ही मिलेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का समय है, 23 अप्रैल 2022 को शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब सॉर्ट किए हूँ। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट फॉर श्योर। एंड देन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डीबीटी के लिए कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ स्पेसिफिक फॉर डीबीटी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।